नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि आए दिन मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं और आज हमारे साथ विचार में विचार रखने के लिए एक ऐसी शख्सियत है, जैसे आप लोग जानते हैं, एज अ वायरल बाबा के नाम से भी उन्हें कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति ही जो हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पर अपने फेसबुक के जरिए लाइव आते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, मीडिया तक आते रहते हैं। तो आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको सुमित द्विवेदी पवन जी से, और आज उनसे कुछ तीखे सवाल होंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार सुमित जी। जी नमस्कार। सुमित जी, अभी जो मुद्दा चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, है ना, खेसारी जी, काजल जी और पवन जी को लेकर किसी ना किसी का नाम आ रहा है। ये कभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया खेसारी जी का, इसमें उन्होंने बोला कि ना मैंने बनाया है काजल को, ना पवन जी ने बनाया है। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है, कि सच में कोई किसी को बनाता नहीं, ठीक है। बनाते हैं तो सिर्फ फैन लोग बनाते हैं और ईश्वर बनाते हैं जी। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा। ओके, किस्मत में है वो होके रहेगा। अभी देखा जाए तो आपको एक नोटिस आया है, पवन सिंह ने आप पे एफआईआर किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों, देखिए ये हंसने वाली बात तो आपको लग रही होगी, पर पेपर में आउट है, मीडिया में कई जगह आउट है कि सुमित द्विवेदी पवन पे मानहानि का केस किया गया है। अच्छा कि हाँ, कि आपने, तो वो क्या मुद्दा था, क्या चीज़ पे आपको केस किया गया है? मुद्दा दरअसल मुझे भी मालूम नहीं है, मुझे भी किसी ने अखबार का कटिंग भेजा था। ओके। तो मैंने उस कटिंग को देखा तो फिर उसमें लिखा गया है कि मेरे छवि को धूमिल करने की प्रयास की जा रही है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी की छवि को धूमिल करता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज़ लगता है कि कौन मेरे भोजपुरी के, यानी कि भोजपुरी मिट्टी मेरी माँ है और उसके छवि को कौन धूमिल कर रहा है, ये मेरे नज़र में बखूबी रहता है। यानी वो धूमिल कर रहे हैं, ये आपको लगता है? ये सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भोजपुरी को सुनते हैं, जितने सच्चे भोजपुरी को श्रोता हैं, उन्हें भी लगता है। कैसे लगता है, थोड़ा उस पर दृष्टि डालें। दृष्टि डालने के लिए दृष्टि डालने का ही नतीजा है। जी बताएं ना, ये पब्लिक जानना चाहती है कि आपको किस तरह लगता है। ये उनके फैंस भी देखेंगे, पवन सिंह के और खेसारी जी के फैंस देखेंगे, भोजपुरी का हर एक मेंबर देखेगा ये वीडियो, तो उसे ये लगना चाहिए कि आपको किस नजरिए से लगता है ये चीज़। देखिए, ये दृष्टि डालने का ही नतीजा है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे पास अखबार की कटिंग है, कुछ वीडियो भी है। वो दृष्टि आपने जो डाली, आप जो बात कर रहे हैं कि आपने बीच में एक लाइव आकर बताया था कि पवन सिंह भोजपुरी के इतने बड़े स्टार, वो जूते का जो बात मामला आया था, जो विदेश गए थे तब की बात, चप्पल वाली, हाँ चप्पल वाली बात जो आई थी, चप्पल वाली बात पे आप कह रहे हैं कि नजर डालने वाली बात, ये तो समझ में आ रहा है और दर्शकों को भी ये समझ में आ रहा होगा, पर आपको और किस नजरिए से लगता है कि हाँ वो भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं? देखिए, अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उनके 2-4 वीडियो वगैरह दिखे तो बड़े अच्छे दिखे और बड़े शालीनता। इससे पहले देखिए, ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, जब से उन्होंने अपने आप में सुधार लाया है तब से मैं भी सुधर गया हूँ, मैं भी उनको कुछ नहीं बोलता। अब एक बात देखा जाए सुमित जी, आपके पिछले अगर कोई फेसबुक पे आप लोग जाकर वीडियो देखेंगे तो सुमित द्विवेदी पवन सिंह के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े फैन के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि इतने बड़े क्रेज था इनका कि इन्होंने अपने नाम के पीछे पवन जोड़ लिया। अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसी विविधा, क्या जैसी प्रॉब्लम आ गई आप दोनों के बीच में, फैंस और स्टार के बीच में, वो कलाकार के बीच में, कि आपको एकदम एक एंटी होना पड़ा? क्या वो था? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पवन जी का मैं बहुत बड़ा फैन था, नहीं हूँ भी और रहूँगा भी, ठीक ना। और एक फैन ही जो उनका, जो किसी स्टार का फैन है, एक फैन ही है जो उनके गलतियों से लेके अच्छाइयों तक पे नजर रखता है। ओके, फैन ही है जो अच्छाइयों से लेके गलतियों तक का नजर रखता है। ओके। और सच्चे फैन का दायित्व बनता है कि उसका स्टार क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसे रास्ता दिखाए, उसे बताए। बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं कि सुमित द्विवेदी पवन अगर जिसको टारगेट करते हैं बस उसी को टारगेट करे रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो उस वक्त आप खेसारी जी के एंटिक में थे और खेसारी जी के विरोध में थे। आज आप देखा जाता है तो हर गाने में, चाहे आपका एक चैनल भी है ब्रांड भोजपुरी, जिसपे आपने खेसारी जी के ऊपर एक गाना अपलोडिंग किया हुआ है कि हीरो तो बहुत है पर खेसारी जैसा कोई नहीं। नहीं, उसमें लाइन है, ठीक है, कि लोग बने स्टार बरियारी के, ठीक ना, बाकी बाटे डिमांड खेसारी के, और ये रियलिटी है कि खेसारी जी का डिमांड है, ठीक ना। और दूसरी नंबर चीज आपने बोला कि आप जिनके पीछे लगते हैं लगे रह जाते हैं, हाँ, ठीक ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं जब बचपन में जब पढ़ाई करता था, जब छोटा था, तो
मेरे जो रोल नंबर हुआ करते थे, मैं कभी टेस्ट एग्जाम देने नहीं जाता था, वो सब मुझे बेकार लगते थे। तो मेरे बैच में 39, 40, 41 ऐसे बच्चे पढ़ाई किया होते थे, ठीक ना। तो उसमें मेरा जो रोल नंबर होता था सबसे लास्ट में होता था, और पढ़ने में ठीक ठाक था, सही था, ठीक ना। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना चाहिए, और बड़ा लोग चिढ़ाते थे कि नीचे से 1 नंबर रोल नंबर है सुमित जी का। मैंने भी इस पर मंथन किया, और फिर मैंने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया। तो मैंने भी एक इतिहास ऐसा कायम किया अपने विद्यालय में कि मैं अपने संपूर्ण विद्यालय में सबसे ज्यादा क्रमांक यानी कि सबसे ज्यादा मार्क लेके आता था मैं, ठीक ना। सेम कंडीशन फिर आगे मैंने बढ़ा। मेरी आपको मैं बता दूं, जब मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक एग्जाम में मैं 2nd डिवीजन पास हूँ, ठीक है। क्या बात। और 2nd डिवीजन में पास हूँ, और 2nd डिवीजन में भी नंबर 1 का 2nd डिवीजन हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे जो क्रमांक हैं 299 हैं। समझ सकते हैं कि मात्र 1 नंबर से 2nd डिवीजन हूँ, ठीक ना। तो 2nd डिवीजन में भी मेरा अगर स्थान है तो सबसे 1 नंबर पे, सबसे आगे है, ठीक ना। जब मैं इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया तो उसमें भी मेरे 299 नंबर है, उसमें भी मात्र 1 नंबर से 2nd डिवीजन हूँ, लेकिन 2nd डिवीजन के होड़ में सबसे आगे हूँ, ठीक ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं एक लिरिक्स राइटर हूँ। मेरे नाम अदर लोगों के जैसे नहीं है, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अन्य राइटरों के अपेक्षा सुमित द्विवेदी पवन एक ऐसा राइटर है, ठीक है, कि राइटरों के होड़ में एक सुपर स्टार जैसी छवि है मेरी, और लोग जानते हैं मेरे नाम से, मुझे जानते हैं, मुझे फेस से लोग जानते हैं, ना कि मेरे गानों से। इसमें भी मैं आप कहना चाह रहे हैं कि सुमित द्विवेदी को उनके नाम से लोग जानते हैं, उनके काम से नहीं जानते? नहीं, मेरे नाम से भी लोग जानते हैं, ठीक है, और मेरे चेहरे से भी जानते हैं, और काम से भी जानते हैं। लेकिन देखते होंगे आप कितना बहुत बड़ा बड़ा गाना है, लोग उनके फेस को लोग नहीं जानते हैं, राइट। लेकिन सुमित द्विवेदी पवन एक सिंगर के बराबर अपनी हैसियत रखता है। जितनी पॉपुलैरिटी एक सिंगर की है उतनी पॉपुलैरिटी सुमित द्विवेदी पवन की है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और ये मेरे अपने बदौलत नहीं बनी है, ये आप लोगों के बदौलत बना है, और आप सभी फैंस की बदौलत बना है, और आप सभी गार्जियन, आप सभी भाइयों की बदौलत बना है। नहीं, मैं आना चाहूंगा फिर उसी पॉइंट पे कि हाँ, टारगेट वाली बात। जी, टारगेट वाली बात। जी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टारगेट वही मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट ये रहता है कि इस आदमी को सुधार देना है। ओके। तो मैं सुधार के ही दम लेता हूँ। बाय प्रोफेशन आप टीचर भी रह चुके हैं? जी, मैं टीचर भी रहा हूँ, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, ठीक ना, तो उस वक्त मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाया करता था। जब मैं आईएससी में पढ़ता था तो मैं आईएससी के बच्चों को पढ़ाया करता था। यानी जिस क्लास में पढ़ते थे उसी क्लास के बच्चों को पढ़ाते भी थे? उसी क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाया भी करता था, ठीक है। जी, दरअसल मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी का 99 में जेल हो गया, 1999 में। 1999 में उनका जेल हो गया नरसंहार के केस में। तो वो 17 साल बाद आए घर पे, यानी कि 2016 में आए। जब 1999 में जब उनकी जेल हो गई तो 2017 में 16 में आए, ठीक ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, 17 हाँ, एजुकेशन वाली बात मैं बता रहा था। मेरी मम्मी मतलब किसी घर मजदूरी तो कर नहीं सकती थी। मेरी मम्मी आपको बता दें कि संस्कृत से ग्रेजुएशन है उनका। तो मेरी मम्मी एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, ठीक है। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग सन 2000 की। सन 2000 की मैं बात बता रहा हूँ। मेरी मम्मी जब पढ़ाया करती थी तो उन्हीं से इंस्पायर्ड था आदमी, ठीक है। और उस वक्त मेरी मम्मी का सैलरी मात्र 300 रुपया थी मंथली की, ठीक है, सन 2000 में। सन 2000 में। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं क्लास 3 में आया ना, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अब कुछ करना चाहिए। तो क्लास 3 में जब मैं आया तो मेरी मम्मी लड़कों को ट्यूशन देती थी, ठीक है, बच्चों को ट्यूशन देती थी। तो मेरी मम्मी 30 रुपया लेती थी महीने का, ठीक है ना, ट्यूशन का। जी, ये 2003 की बात है। और जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं 70 रुपया लेता था, ठीक ना। लड़के पढ़ते भी थे। क्लास मतलब 2013 तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। 2003 या 4 से, हाँ 4 से मतलब 2013 तक मैंने पढ़ाया लोगों को, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूंगा आप लोगों को कि मैं भले अपने जीवन में 2nd डिवीजन आया हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए से एक भी 2nd डिवीजन नहीं है, सबके सब 1st डिवीजन है। क्या बात है। और आज तक मेरा कोई स्टूडेंट पढ़ाया हुआ फेल नहीं हुआ है, ठीक है। हमेशा देखिए, मैं किसी से माफी नहीं मांगता हूँ, मैं किसी के पास झुकता नहीं हूँ। हमारा क्यों?
हमारा एक ही मेरे दिमाग में चलता है कि यही बात, अगर मुझे कुछ मांगना है तो मैं उस ईश्वर से मांगूंगा जिन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा है। अगर मैं रोऊंगा किसी के सामने तो मैं उस ईश्वर के सामने रोऊंगा जिस ईश्वर ने मुझे रोने पे मजबूर किया है। अन्यथा ठीक है, विधि कौन किसी के सामने रोएगा नहीं, किसी के सामने नहीं रोएगा। ठीक है, और झुकना मैंने अपने जीवन में नहीं सीखा। मैं झुकता हूँ, एक जगह झुकता हूँ, बस ईश्वर के सामने मैं झुकता हूँ। मेरी माँ है, मैं अपने माँ के सामने या झुकता आपका हूँ। अंदाज अगर- पहले से बचपन से है या अभी? बचपन से बचपन से मेरा जो ध्यान रहता है हमेशा अध्यात्म की तरफ होता है ज्यादातर। ठीक ना, और मैं बड़ा ईश्वर में आस्था रखता हूँ। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जिसको जो अपने मुंह से निकाल देता हूँ वो ब्रह्माकारी हो जाता है, नहीं करता है। और मैं किसी के बारे में आज तक मैंने ना गलत सोचा है, क्योंकि देखिए जब मैं अपने बारे में गलत नहीं सोच सकता हूँ तो किसी और के बारे में गलत नहीं सोच सकता हूँ। देखिए वो उम्मीद हमको गलत बना देती है या वो उम्मीद किसी और को गलत बना देती है, जो उम्मीद अपने दिल में इंसान पाल लेता है जी। मैं जैसे कि उम्मीद पाल लिया कि नहीं आनंद राजा जो है मेरा मित्र है और मैं जब भी उसको याद करूंगा तो 2000 4000 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल देगा, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी जी। 2 बार डाल सकते हैं आनंद राजा, 3 बार डाल सकते हैं, चौथी बार उसकी भी जीवन है भाई। नहीं डाल पाएगा तो मैं बोलूंगा दगाबाज आदमी। दगाबाज नहीं है भाई, तुम भी कमाओ ना, तुम भी कर्म करो, मैं भी कर्म करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ना मैंने खेसारी जी का कभी विरोध किया और ना मैंने कभी पवन जी का विरोध किया। अभी और मैं बता रहा हूँ विरोध करने का जरिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। विरोध का कारण कहाँ से स्टार्ट होता है, विरोध का कारण कहाँ से उत्पन्न होता है। हर एक इंसान मेहनत सक्सेस पाने के लिए करता है, ठीक ना। हर कोई सक्सेस के लिए ही मेहनत करता है। मैं भी सक्सेस पाने के लिए, एक एस्टेब्लिश राइटर अपने आप को इस इंडस्ट्री में साबित करने के लिए मैं भी आया था। सन 2007 से मैं गाना लिखता हूँ बॉस, अपने कर्मों को छोड़ के, अपने अन्य कामों को छोड़ के स्पेशल इस पे मैंने फोकस किया राइट। 2013 के बाद से 2013 तक मैं खुद बच्चों को पढ़ाता था। 2013 के बाद से मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी कोई काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं किया सिवाय एक गीत लिखने के। और उसके बाद भी मेरे क्रिएशन उठा के भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार गा दिए खेसारी जी, ठीक है। तो अगर वो मेरे गाने को 30 मिलियन 35 मिलियन 50 मिलियन लोगों तक पहुंचा सकते हैं मेरे लिखे हुए गीत को, तो क्या मेरा अधिकार नहीं बनता है कि मैं उनको बोल के कि मेरा गाना चोरी करके गाए हैं, उनको बोल के मैं 2 लाख लोगों तक भी पहुंच सकूं। हाँ। आप मेरे क्रिएशन से, आप मेरे कमाई से फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, क्या मेरी औकात नहीं होनी चाहिए कि मैं एक बुलेट से घूमूं? राइट। आप मेरे क्रिएशन को चुरा के आप रेंज रोवर से घूम रहे हैं, क्या मेरी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास 1 सेकंड बोलेरो भी हो? बात सही है आपकी, ये चीजें हैं, ठीक है। अदर लोग देखिए, अब लोग बोलते हैं कि फला आदमी नहीं बोलता, चिला आदमी नहीं बोलता। हमको फला आदमी चिला आदमी से क्या मतलब है, हमें मतलब खुद से है। मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने को जानता हूँ। चलिए सुमित जी, ये बात तो हो गई, पर अभी एक और मुद्दा जो है वो भोजपुरी में काफी आपसे भी रिलेटेड होता है जी। अगर आपने दृष्टि ध्यान दिया हो तो चिंटू पांडे के पिताजी राजकुमार पांडे जी, जो आप एक बार कह रहे हैं मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको अपना गार्जियन मानता हूं। हाल ही में अभी देखा गया फेसबुक पे लाइव में कि वो आए लाइव और कह रहे हैं कि मुझे भोजपुरी के दिग्गज स्टार हमारे खेसारी लाल यादव जी की वजह से मैं फांसी लगा लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसके बारे में आपके बड़े भाई के प्रति आपका क्या रिव्यू है? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा इसके बारे में, देखिए वो भी टेक्नीशियन है, मैं भी टेक्नीशियन हूँ, ठीक है। और खेसारी लाल यादव जी मतलब इंडस्ट्री के यूँ कह लीजिए कि वो आग हैं और हम लोगों ने हवा देने का काम किया है, ठीक है। आप भी हवा देने का काम करें, क्योंकि खेसारी जी का आपने नाम लिया तो आप अपने आप को बड़ा नहीं किए, ठीक है। आप खेसारी जी को बड़ा किया आपने, ठीक है। अगर राजकुमार आर पांडे भैया ने, अगर मैंने राजकुमार जी का भी नाम लिया, पवन जी का मैं बता रहा हूँ राजकुमार भैया का भी अगर आपने नाम लिया और शायद रो रहे थे जी ना, मैंने देखा नहीं, ठीक ना। आपको देखना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप इतना एक्टिव रहते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए थी, क्योंकि आप जिनके साथ खड़े थे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल बात यह है कि मैं जब भी देखता हूँ कुछ गलत होता है तो मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए और लोग मुझे विरोधी बना देते हैं। रियलिटी में आपको बता देता हूँ, ठीक ना। शायद चिंटू जी का कोई इंटरव्यू वायरल हुआ था, ठीक है। उस इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, 48 साल के बुढ़े हो गए, ठीक ना। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा बात उनको नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना।
48 साल के बुढ़े को भी अगर लोग देख रहे हैं तभी तो उसके फिल्में आ रहे हैं। 48 साल के बुढ़े को अगर लोग सुन रहे हैं तभी तो बिक रहा है। जी जी। हाँ, आज मैं आपको बता दूं 48 साल का बुढ़ा, मान लीजिए खेसारी लाल यादव जी 48 साल के बुढ़े हो गए, ठीक है, वो 48 साल का बुढ़ा आज 18 घंटा मेहनत करता है पर डे, पर डे 18 घंटा मेहनत करता है। देखिए वो एक्टर भी है, चिंटू जी केवल एक्टर है, सिर्फ एक्टर है, ठीक ना। और खेसारी लाल यादव एक्टर भी है, स्टेज परफॉर्मर भी, सिंगर भी है, ठीक ना, और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार है। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार खेसारी लाल यादव नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके गाने बिक रहे हैं तब तो लोग खरीद रहे हैं मार्केट में। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़े स्टार लोग हैं, तो उनका 5 से 7 होली रिलीज हुआ होगा, लेकिन अब तक खेसारी लाल यादव जी केवल 2021 में कम से कम 21 को होली अब तक रिलीज कर चुके हैं ना। अब बताइए 21 को गाने गाने में टाइम लगता है कि नहीं, एनर्जी लगता है कि नहीं। अब बताइए 48 साल का बुढ़ा अगर 21 गाना अगर रिलीज कर दिया 2021 में, और वो भी केवल होली का, तो आप समझ सकते हैं कि उस 21 साल के बुढ़े के अंदर 48 साल के बुढ़े के अंदर कितनी स्टेमिना है, ठीक है। तो बुढ़ा वो नहीं, बुढ़ा स्वयं आप हुए, ठीक है। आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप एनर्जेटिक हैं, आप अच्छे हैं, अपने लिए हैं, आप एजुकेटेड हैं, अपने लिए हैं, बात समझ रहे हैं ना। मैं नॉन मैट्रिक हूँ, मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपने लिए हूँ, मैं मूर्ख हूँ, अपने लिए हूँ, आप समझदार हैं, अपने लिए। क्या मैं आपको बता दूं, प्रदीप आर पांडे चिंटू जी को कभी किसी डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाना नहीं पड़ा होगा, ठीक है। प्रदीप आर पांडे जी को कभी अपने फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए नहीं जाना पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन खेसारी लाल यादव को अपना कैसेट झोला में लेके, ठीक ना, हवाई चप्पल और एक साइकिल से या एक टूटी फूटी बाइक से घूम के मैंने प्रमोशन करते देखा है, बात समझ रहे हैं ना। उस व्यक्ति को मैंने देखा है अपने फिल्मों के लिए प्रमोशन करते हुए, ठीक ना। तो आदमी मेहनत के बदौलत है अपने। ओके, जिस तरह आपने अभी बताया, और उसके मेहनत पे अगर आप पानी फेरते हैं तो ये गलत है, गुनाह है। ये है, चलिए मानता हूँ आपकी बात पूरी तरह सच। अगर देखा जाए तो हिसाबित में आपने बताया कि बहुत अच्छे सिंगर है खेसारी लाल, पर मैंने अभी YouTube का रिसर्च किया चिंटू पांडे जी का, तो चिंटू पांडे जी का एक गाना है कि पांडे जी का बेटा हूँ, वो कम से कम भोजपुरी का लगभग कहा जाए तो सबसे हाईएस्ट सॉन्ग में से वन सॉन्ग है। एक किसी एक्टर का, एज अ एक्टर, किसी सिंगर बनने वाले इंसान का 450 मिलियन से अबाउट व्यूअर्स पाना एक छोटी मोटी बात तो नहीं। मैं आपके हिसाब से, आप न्यूज वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सच्चाई में आपको बता, बताइए सच्चाई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा छपक के लेता, ठीक है। ये गाना रितेश पांडे ने गाया था, जी मुझे पता है, और उसी सिनेमा के लिए गाया था, जी ठीक ना। भी पता है। और ग्राउंड लेवल पे ऑडियो हिट था, ना कि वीडियो हिट था। ग्राउंड लेवल पे ऑडियो हिट था, और जब देखा गया कि इस ऑडियो का क्रेज है तो रितेश पांडे जी का क्रेज मार के, ठीक ना, चिंटू जी को गवा दिए। चिंटू जी कभी सिंगर नहीं है, और ना सिंगर बन सकते हैं, जीवन में कभी चिंटू जी सिंगर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। वो लोग मेरे गार्जियन हैं, ठीक है, मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, जो भी हैं, ठीक है, मेरे परिवार से हैं, ठीक ना। मैं उन लोगों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन चिंटू जी वास्तव में कभी सिंगर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सिंगर हैं ही नहीं, बात समझ रहे हैं ना। और मैं आपको बता दूं कि क्या 400 मिलियन एक पांडे जी का बेटा ही हूँ जा सकता था, अदरवाइज कोई गाना क्यों नहीं चला गया 4 मिलियन ही। नहीं, अगर इस तरह देखा जाए तो बहुत सारे स्टारों के ऐसे वाली बातें नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि जी छोड़ के पहना सलवार बजरिया हमारो जी गाना राजा राय ने गाया था, उसको क्रेडिट नहीं दिया गया। 2 दिन पहले बेचारा लाइव आके रो रहा था वो लड़का। एक चीज बताइए, अगर इनको लगता कि ग्राउंड लेवल पे रितेश पांडे का गाना हिट है, तो वीडियो क्या रिलीज करते किसका? एक गाना और आपने देखा होगा, जाए सनम हर जाए चनवा तलैया करके, इस गाना को कौन परदेसी ने गाया, ठीक है। देखा गया कि उस लड़के का क्रेज बढ़ जाएगा, ठीक है, तो सीधे प्रियंका सिंह से गाना गवा के लड़की वाला गाना यूट्यूब पे वीडियो। आप इसका दोषी किसे मानते हैं, पांडे जी को, राजकुमार जी को, या चिंटू को? देखिए इसमें दोषी कोई नहीं है, ठीक है, इसमें दोषी बस स्वार्थ है, वो सपना है, यानी स्वार्थी तो दोषी बनाता है इंसान, गलत किसको बनाता है? मैं आपको बता रहा हूँ, रितेश पांडे जी गाना गाया कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चलवा के लेता हूँ, ग्राउंड लेवल पे गाना उनका बजा, ऑर्केस्ट्रा में गाना चिंटू पांडे के गाना पे कोई नहीं नाचता है, बात समझ रहे हैं ना। वो रितेश पांडे का गाना बजता है, और सेम गाना है, सेम फिल्म का गाना है, ठीक है। फिल्म में पर्दों पे नहीं दिखाया गया, पर्दे पे चिंटू जी का गाना दिखाया गया। डायरेक्ट एकदम जायज सी बात है
ठीक ना, कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई ऑडियो हिट है तो वीडियो पे कोनो आनर और बानर के भी नचावल जाई, ठीक ना, तो ओकर व्यूअर होता नहीं जाई। हां जी, बात है कि नहीं? ओके, बस वही चीजें हैं। चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर यू सुमित जी कि आपने अपना कीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया और बातों पे आज क्लियर हुए। और जो लोग देख रहे होंगे और वो लोग अपने आप निर्णय लगाएंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि सोचना समझना आप सभी के पास है, सभी के पास दिमाग है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बोलिए ना, क्या कहते हैं? आप बताइए जो कहना चाहें, आपकी मर्जी है, दिली इच्छा आपकी। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे टेक्नीशियन बंधु, जितने भी मेरे गार्जियन हैं, हाँ, ठीक है, सबसे मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि कभी किसी का हक नहीं मारिए। ओके, अगर आप डायरेक्टर हैं तो सिर्फ डायरेक्टर बनिए बॉस, ठीक है। अगर आप एक्टर हैं तो आप सिर्फ एक्टर बने रहिए। अगर आप सिंगर हैं तो सिर्फ सिंगर बनिए, ठीक है। राइटर बनने के प्रयास नहीं कीजिए। जो जिसका हक है उसका हक दीजिए सब, ठीक है। किसी का क्रिएशन उठा के आप लोग इधर उधर नहीं कीजिए, ठीक है। अगर पैदा कर सकते हैं तो आप अपना क्रिएशन पैदा कीजिए। यही मतलब इन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा। और दूसरी नंबर चीज़ कि जितने भी मेरे बंधु देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सबको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ बातों पे विचार और विमर्श कीजिए। और हर एक चीज़ का कहने का एक तरीका होता है, गाली गलौज कृपया ना करें, ठीक ना। और प्यार से किसी को समझा सकते हैं आप। और जाते जाते भी मैं बोलूँगा कि जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श प्रणाम, जो छोटे हैं उन लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, और जो बराबरी के हैं उनके साथ मैं हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।